इस दुनिया में लोग हमेशा आईक्यू के पीछे भागते हैं, लेकिन असली ताकत छुपी है इमोशनल इंटेलिजेंस में। यही वो हिडन फोर्स है जो तय करता है कौन ऊपर उठेगा और कौन नीचे गिरेगा। तेज दिमाग इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट हार्ट ही लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना बड़े से बड़ा जीनियस भी अपनी इमोशंस में फंसकर गिर जाता है। और जिसके पास ये पावर है, वो ऑर्डिनरी इंसान भी लिमिट से ऊपर उठ जाता है। ये नंबर्स या नॉलेज की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर वीक रहो। चैप्टर 1, बियॉन्ड आईक्यू। हर कोई ये मानता है कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने का असली सीक्रेट आईक्यू है। हाई आईक्यू वालों को लोग ऑटोमेटिकली स्मार्ट मान लेते हैं। सोसाइटी उन्हें रेस्पेक्ट देती है, स्कूल्स उन्हें टॉप स्टूडेंट बना देते हैं, और लोग मान लेते हैं कि फ्यूचर में यही लोग सबसे ज्यादा अचीव करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ आईक्यू कभी भी इनफ नहीं होता। एक शार्प दिमाग इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, थ्योरीज बना सकता है, रिसर्च पेपर्स लिख सकता है, लेकिन जिंदगी की असली लड़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं जीती जाती। सोच के देखो, कितने लोग तुमने देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में टॉप करते थे, लेकिन रियल लाइफ में फेल हो गए, रिलेशनशिप्स में टूट गए, काम की जगह पर अकेले पड़ गए, या फिर अपनी ही इमोशंस के जाल में फंस गए। यही वो जगह है जहां आईक्यू की ताकत खत्म हो जाती है और इमोशनल इंटेलिजेंस असली गेम चेंजर बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना, समझना और कंट्रोल करना। सिर्फ खुद के इमोशंस नहीं, दूसरों के इमोशंस को भी महसूस करना और समझना। ये हिडन स्किल डिसाइड करती है कि तुम दूसरों के साथ कैसे डील करोगे, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करोगे, सैडनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलोगे, और लोगों को अपने साइड कैसे खींचोगे। सोचो, अगर किसी के पास हाई आईक्यू है लेकिन लो इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो क्या होगा? वो शायद अपने काम में ब्रिलियंट होगा, लेकिन लोगों के साथ काम करने में फेल कर जाएगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्त या फैमिली को समझ ही नहीं पाएगा, और धीरे धीरे उसकी रिलेशनशिप्स टूटने लगेंगी। वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगा, और छोटी छोटी चीजों से कोलैप्स कर जाएगा। यही रीजन है कि आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास डिग्रीज है, नॉलेज है, लेकिन वो मेंटली ब्रोकन है, सोशल लाइफ जीरो है, और प्रोफेशनली भी स्टक है। अब एक और सीन इमेजिन करो। कोई इंसान एवरेज आईक्यू वाला है, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। वो लोगों को सुनता है, समझता है, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, प्रेशर सिचुएशंस में भी काल्म रह सकता है, और दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। ऐसे इंसान को लोग नेचुरली पसंद करते हैं। वो टीम लीडर बन जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग करता है, और धीरे धीरे लाइफ में आगे निकल जाता है। यही है असली हिडन पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस। साइंस भी यही कहता है। डेनियल गोलमैन ने जब इमोशनल इंटेलिजेंस पर रिसर्च की थी, तो उन्होंने दिखाया कि सक्सेसफुल लीडर्स और एवरेज लीडर्स में सबसे बड़ा फर्क आईक्यू का नहीं, बल्कि ईआई का होता है। किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए, किसी बड़े बिजनेस को चलाने के लिए, या किसी भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का सही बैलेंस चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें यह सिखाता है कि लोगों की आंखों में छुपा दर्द कैसे पढ़ना है, किसी की आवाज में छुपा गुस्सा कैसे पहचानना है, और किसी के स्माइल के पीछे छुपी लोनलीनेस को कैसे समझना है। यही स्किल तुम्हें लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। और जब तुम लोगों के दिल जीत लेते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल देती है। अब सवाल यह है कि लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तुम्हें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। किसी ने ये नहीं बताया कि जब तुम एंग्री हो तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या जब तुम स्ट्रेस्ड हो
तो कैसे काम रहना है। यही रीजन है कि सोसाइटी में इतने सारे लोग इमोशनली वीक निकलते हैं। आईक्यू तुम्हें एक अच्छा जॉब दिला सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें लीडरशिप पोजीशन तक ले जाएगा। आईक्यू तुम्हें पैसे कमा देगा, लेकिन ईआई तुम्हें लोगों के दिलों में जगह दिलाएगा। आईक्यू से तुम मशीन्स कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ईआई से तुम इंसानों के दिल कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुम दोनों को मास्टर कर लो, माइंड और इमोशंस, तो तुम प्रैक्टिकली अनबीटेबल हो जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करेगी। तुम गुस्से में गलत फैसले लोगे, सैडनेस में टूट जाओगे, एंग्जाइटी में खुद को कमजोर बना लोगे। और यही वो जगह है जहां तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम फेल हो जाओगे। इसलिए पहला स्टेप यही है कि तुम एक्सेप्ट करो कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो हिडन पावर है जो आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाएगा, बल्कि वाइज बनाएगा। और विजडम ही असली स्ट्रेंथ है। तो अब तुम्हें एक डिसीजन लेना है। क्या तुम सिर्फ आईक्यू पर डिपेंड रहोगे और उसी इल्यूजन में फंसे रहोगे कि ये ही सक्सेस की है, या फिर तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करके खुद को हर लेवल पर मजबूत करोगे? चॉइस तुम्हारे हाथ में है। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर वीक रहो। अगर तुम्हें ये चैप्टर वैल्यूएबल लगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में मुझे बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, हिडन फोर्स। हमारी जिंदगी में कई ताकतें काम करती है। पैसा, स्टेटस, नॉलेज, रेपुटेशन। लेकिन इनमें से एक ऐसी ताकत है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। ये कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ एक अदृश्य फोर्स है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हिडन पावर जो चुपचाप हमारे हर फैसले, हर रिश्ता और हर कदम को शेप करती है। तुम चाहो या ना चाहो, ये फोर्स हमेशा एक्टिव रहती है। जब तुम किसी अजनबी से मिलते हो और अचानक फील करते हो कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी इमोशनल सेंसिटिविटी है। जब तुम्हारा कोई दोस्त उदास होकर भी हंस रहा होता है और तुम इंस्टेंटली उसके अंदर का दर्द पकड़ लेते हो, तो वो तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब तुम खुद गुस्से से भरे हो, लेकिन सही वक्त तक चुप रहकर हालात को बिगड़ने से बचा लेते हो, तो ये तुम्हारी हिडन पावर ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस को अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि ये मार्कशीट्स में नहीं आती, रिपोर्ट कार्ड्स में नहीं लिखी जाती। लेकिन असल में यही वो चीज है जो रिलेशनशिप्स बनाती है, ट्रस्ट क्रिएट करती है और तुम्हें लोगों के बीच रिस्पेक्ट दिलाती है। ये एक ऐसी इनविजिबल भाषा है जो वर्ड्स से भी ज्यादा गहरी होती है। अगर तुम इसे समझो, तो इमोशंस वेव्स की तरह है। कभी ये काल्म होते हैं, कभी ये स्टॉर्म की तरह उठते हैं। जो इंसान इन वेव्स को पढ़ना जानता है, वो लाइफ के समंदर में आसानी से नेविगेट कर लेता है। लेकिन जो इन्हें इग्नोर करता है, वो हर लहर से टकराकर डूब जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वही कला है जिसमें तुम इन लहरों को फील करना, उनका डायरेक्शन समझना और खुद को स्टेडी रखना सीखते हो। ये हिडन फोर्स 5 डायमेंशंस में काम करती है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को पहचान पाना। अक्सर लोग गुस्से में होते हैं, लेकिन मानते हैं कि वो बस टायर्ड है, या उदासी में होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब नॉर्मल है। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें खुद से सच बोलना सिखाती है। जब तुम अपनी अंदरूनी हालत को साफ देख लेते हो, तभी तुम उसे कंट्रोल कर पाते हो। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन। ये तुम्हें सिखाता है कि हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। इमेजिन करो कि तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो, सामने वाला प्रोवोक कर रहा है और तुम्हारा माइंड कह रहा है जवाब दो, लाउड हो जाओ। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन तुम्हें रोकता है और काल्मली रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। यही ताकत तुम्हें केओस से बचाती है। तीसरा, एम्पैथी। ये शायद इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल हिस्सा है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं है। एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की जगह खुद को रखकर उसकी फीलिंग्स को सचमुच महसूस करना। जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेते हो,
तो तुम लोगों के दिल खोलने लगते हो। लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सच में समझ रहा है। चौथा, मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने की बात नहीं है, ये खुद को ड्राइव करने की ताकत भी है। जब तुम किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो और बीच में हार मानने का मन होता है, तो यही इमोशनल स्ट्रेंथ तुम्हें फिर से उठाती है। ये तुम्हें पुश करती है कि तुम ऑब्स्टिकल्स को सिर्फ पेन नहीं, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा समझो। पांचवा, सोशल स्किल्स, ये तुम्हें क्राउड के बीच अलग बनाते हैं। अच्छे सोशल स्किल्स का मतलब फेक नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि जेन्युइनली लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी है। जब तुम किसी से बात करते हो और वो फील करता है कि तुम उसे सुन रहे हो, समझ रहे हो और जज नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली एक ब्रिज बन जाता है। और यही ब्रिजेस तुम्हें अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स देते हैं। अब सोचो, जब ये पांचों ताकतें मिलकर काम करती है, तो तुम्हारा हर इंटरेक्शन, हर डिसीजन और हर स्टेप पावरफुल हो जाता है। तुम्हें दूसरों पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये तुम्हें काम की जगह पर भी सबसे अलग बना देती है। इमेजिन करो, एक वर्क प्लेस है जहां सब प्रेशर में है, डेडलाइंस है, पॉलिटिक्स है। वहां अगर कोई काल्म और बैलेंस्ड रहकर सबको गाइड करता है, मोटिवेट करता है और सही एनर्जी लेकर आता है, वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता है। लेकिन इस हिडन फोर्स का एक डार्क साइड भी है। कुछ लोग इसे सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। वो एम्पैथी का मास्क पहनकर दूसरों की कमजोरियों को पकड़ते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं क्योंकि वो दूसरों की इमोशंस को समझकर उसी को हथियार बना देते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को हमेशा बैलेंस में रखना जरूरी है, एक टूल के रूप में, न कि वेपन के रूप में। ये हिडन फोर्स तुम्हें सिर्फ दूसरों से जोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें अपने आप से भी जोड़ती है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब यही इमोशनल अवेयरनेस तुम्हें संभालती है। ये तुम्हें बताती है कि हर इमोशन टेम्पररी है। गुस्सा, दुख, डर सब वेव्स की तरह आते जाते हैं। अगर तुम इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाओ, तो तुम इनके गुलाम नहीं बनते, इनके मास्टर बनते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। सिंपल प्रैक्टिसेस से, जैसे रोज थोड़ी देर बैठकर अपने दिन की इमोशंस लिखना, लोगों को बिना इंटरप्ट किए सुनना, किसी के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करना और सबसे ज्यादा खुद से ईमानदारी से सवाल करना। जब तुम ये करते हो, तो तुम्हारे अंदर की हिडन फोर्स जागने लगती है। और जब ये जागती है, तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती है। तुम समझ पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम स्ट्रेस सिचुएशंस में काम रह पाते हो, तुम दूसरों की जिंदगी में लाइट बन पाते हो और सबसे ज्यादा तुम खुद अपने लिए स्ट्रेंथ बन पाते हो। तो याद रखो, ये हिडन फोर्स ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें इसे जागृत करना है। और जिस दिन तुमने इसे मास्टर कर लिया, उस दिन से तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, तुम थ्राइव करोगे। चैप्टर 3, अवेयरनेस राइज। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो खुद को ही नहीं समझ पाता। अवेयरनेस राइज का मतलब है अपने अंदर उठ रही इमोशंस की आवाज सुन पाना, उन्हें पहचान पाना और उनसे भागने के बजाय उनसे सामना करना। ये जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि इंसान अक्सर अपने इमोशंस को दबा देता है। गुस्सा आता है तो बोल देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुख होता है तो कह देता है कि सब ठीक है। डर लगता है तो हंसी के पीछे छुपा देता है। यही जगह है जहां अवेयरनेस की कमी हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। सोच कर देखो, अगर तुम खुद को ही सही से नहीं पहचानते, तो दुनिया को कैसे हैंडल करोगे? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को साफ साफ देख पाना। जब तुम रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि तुम्हें किस बात से गुस्सा आता है,
कौन सी चीज तुम्हें ट्रिगर करती है, कौन सा माहौल तुम्हें एंग्शियस बनाता है, तभी तुम उसे बदलने की कोशिश कर सकते हो। बिना अवेयरनेस के इंसान हमेशा ऑटो पायलट पर चलता है। उसकी जिंदगी रिएक्शंस में बीतती है और वो खुद अपने ही इमोशंस का प्रिजनर बन जाता है। अवेयरनेस राइज की शुरुआत होती है ऑनेस्टी से। खुद से ईमानदारी रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपने बारे में एक अच्छा वर्जन देखना चाहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम खुद से सच बोलते हो कि हाँ, मैं इनसिक्योर हूं। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। हाँ, मैं लोगों की अप्रूवल के पीछे भागता हूं। जब तुम ये मान लेते हो, तभी तुम इन पैटर्न्स को बदल पाते हो। ये अवेयरनेस सिर्फ नेगेटिव इमोशंस तक सीमित नहीं है। पॉजिटिव इमोशंस को भी समझना उतना ही जरूरी है। क्या चीज तुम्हें जेन्युइनली खुश करती है? कौन सा काम तुम्हें एनर्जी देता है? किस तरह की कंपनी तुम्हें इंस्पायर करती है? जब तुम ये जान लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी डायरेक्शन ले लेती है। वरना इंसान बिना रीजन के भागता रहता है और आखिर में खुद को खो देता है। अवेयरनेस राइज का दूसरा हिस्सा है मोमेंट को ऑब्जर्व करना। माइंड हमेशा या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर की टेंशन में। लेकिन जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस साफ दिखने लगते हैं। मेडिटेशन इसीलिए पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि ये तुम्हें खुद को डिस्टेंस से देखने की एबिलिटी देती है। इमेजिन करो कि तुम अपने ही दिमाग की मूवी देख रहे हो, जहां हर थॉट और इमोशन स्क्रीन पर चल रहा है। उस टाइम तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर कभी लॉस्ट नहीं होता। ये अवेयरनेस तुम्हें दूसरों को समझने में भी मदद करती है। जब तुम अपने इमोशन से अवेयर होते हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरों की भावनाओं को भी पकड़ पाते हो। अगर तुम खुद का गुस्सा पहचान नहीं सकते, तो किसी और के गुस्से को कैसे संभालोगे? अगर तुम खुद की उदासी नहीं समझ सकते, तो किसी और का दुख कैसे समझोगे? अवेयरनेस पहले अंदर से शुरू होती है और फिर बाहर तक फैलती है। अवेयरनेस राइज का मतलब ये भी है कि तुम अपनी पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करो। हर इंसान की कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं। कोई स्ट्रेस में आते ही चुप हो जाता है, कोई गुस्से में लाउड हो जाता है, कोई एंग्शियस होते ही एस्केप ढूंढने लगता है। अवेयरनेस ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रही है। और जब तुम ये पहचान लेते हो, तो तुम कॉन्शियसली उस पैटर्न को तोड़ सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन ही सेल्फ अवेयरनेस है। अगर ये नहीं है, तो बाकी सब पिलर्स भी वीक रहेंगे। बिना अवेयरनेस के तुम खुद को लाई में जी रहे हो, और एक इंसान जो खुद से झूठ बोल रहा है, वो कभी दूसरों के साथ सच्चा नहीं हो सकता। अवेयरनेस राइज आसान नहीं है। कई बार ये पेनफुल होता है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर झांकते हो, तो तुम्हें ऐसी चीजें दिखती है जो तुमने सालों से दबाकर रखी थी। चाइल्डहुड मेमोरीज, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, ये सब सरफेस पर आने लगती है। लेकिन याद रखो, पेन से भागने से वो गायब नहीं होता। पेन को एक्नॉलेज करने से ही वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता है। अवेयरनेस का मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के अंधेरे को देख लेता है, वो उससे डरना बंद कर देता है। और जो डरना बंद कर देता है, वो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बन जाता है। तो अवेयरनेस राइज तुम्हारी जर्नी का सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब तुम खुद को जान लेते हो, तो दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तुम दूसरों की नजरों से खुद को डिफाइन करना बंद कर देते हो, और तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। यही क्लैरिटी तुम्हें आगे की राह दिखाती है, और यही क्लैरिटी तुम्हें वो इंसान बनाती है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, बल्कि सच में जीता है। चैप्टर 4, पिलर्स ऑफ पावर। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक वेग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 5 ऐसे पिलर्स पर खड़ी है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को शेप करते हैं। इन पिलर्स को समझे बिना इमोशनल इंटेलिजेंस की डेप्थ को पकड़ना नामुमकिन है। पिलर्स ऑफ पावर मतलब वो आधार जिन पर तुम्हारी पूरी इमोशनल स्ट्रेंथ टिकी है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए, तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। ये वो मिरर है
जिसमें तुम खुद को साफ देख पाते हो। जब तुम अपने अंदर की फीलिंग्स को पहचानते हो, तभी तुम अपने रिएक्शंस को समझ पाते हो। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम जान लो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बल्कि ये भी कि तुम समझो ये गुस्सा कहां से आ रहा है। क्या ये किसी पुराने डर की वजह से है, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से है, या किसी अनमेट नीड की वजह से। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें अपने ही दिमाग के हिडन पैटर्न्स रिवील करती है, और ये क्लैरिटी ही तुम्हारी ग्रोथ का पहला स्टेप है। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन। अवेयरनेस के बाद अगला सवाल ये आता है कि तुम उस अवेयरनेस को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम्हें पता चल भी गया कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुमने उस गुस्से को फूटने दिया, तो अवेयरनेस अकेली बेकार है। रेगुलेशन का मतलब है अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, और हर रिएक्शन से पहले एक पॉज लेना। यही पॉज तुम्हें दूसरों से अलग करता है। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो कभी गुस्सा नहीं होता। स्ट्रांग इंसान वो है जो गुस्से में भी काम रह पाता है। तीसरा पिलर है एम्पैथी। ये वो पावर है जिससे तुम दूसरों की दुनिया में कदम रखते हो। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के इमोशंस को उसी इंटेंसिटी से महसूस करना जैसे वो खुद कर रहे हैं। ये स्किल तुम्हें कनेक्ट करती है, तुम्हें लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। एम्पैथी के बिना इंसान रिलेशनशिप्स में कोल्ड और डिस्टेंट हो जाता है। एम्पैथी के साथ इंसान हीलर बन जाता है, और यही क्वालिटी लीडर्स, पार्टनर्स और फ्रेंड्स को अनफॉरगेटेबल बनाती है। चौथा पिलर है मोटिवेशन। इमोशंस का काम सिर्फ तुम्हें परेशान करना या डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है। सही यूज किया जाए तो इमोशंस तुम्हें ड्राइव कर सकते हैं। मोटिवेशन पिलर का मतलब है अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करना। जब तुम्हें ऑब्स्टिकल मिलता है, तो तुम्हारा इमोशन तुम्हें रोक भी सकता है और आगे बढ़ा भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस एनर्जी को किस तरह चैनल करते हो। मोटिवेशन के बिना इंसान गोल सेट तो कर लेता है, लेकिन बीच में गिर जाता है। मोटिवेशन के साथ इंसान हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। पांचवा और आखिरी पिलर है सोशल स्किल्स। इंसान अकेला रहकर ग्रो नहीं करता, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों के साथ सही कम्युनिकेशन, सही कनेक्शन और सही रिलेशनशिप बनाना। ये सिर्फ क्राउड में मजाक करने या नेटवर्किंग पार्टीज में चमकने की बात नहीं है। सोशल स्किल्स का असली मतलब है लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को स्मार्टली रिजॉल्व करना, और ऐसे बॉन्ड्स बनाना जो टाइम की कसौटी पर टिक सके। ये पांच पिलर्स मिलकर तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे किसी बिल्डिंग के स्ट्रॉन्ग पिलर्स। अगर सब स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रक्चर स्टेबल है, लेकिन अगर एक भी कमजोर है तो पूरी बिल्डिंग रिस्क में है। इमोशनल इंटेलिजेंस का भी यही हाल है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना एम्पैथी शैलो हो जाएगी, रेगुलेशन के बिना सोशल स्किल्स फेक लगेंगे, मोटिवेशन के बिना अवेयरनेस यूजलेस हो जाएगी। इन पिलर्स को बिल्ड करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे हैबिट से डेवलप होते हैं। रोज खुद को ऑब्जर्व करना, हर रिएक्शन से पहले पॉज लेना, दूसरों को जेन्युइनली सुनना, अपने गोल्स को डेली रिमाइंड करना, और हर इंटरेक्शन में ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। और जब ये पिलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो तुम एक अलग इंसान बन जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है, लोग तुम्हारे आसपास सेफ फील करते हैं, तुम सिचुएशंस को काल्मली हैंडल करते हो, तुम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। यही है पिलर्स ऑफ पावर, वो आधार जिन पर तुम्हारी पूरी इमोशनल स्ट्रेंथ खड़ी है। चैप्टर 5, जीनियस फॉल्स। हर इंसान अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा करता है। नॉलेज, स्किल्स, फास्ट लर्निंग, ये सब क्वालिटीज इंसान को जीनियस का लेबल दिला देती है। लेकिन हिस्ट्री और रियल लाइफ बार बार ये साबित करते हैं कि सिर्फ जीनियस होना सर्वाइवल या सक्सेस की गारंटी नहीं है। कई बार सबसे इंटेलिजेंट लोग भी अपनी ही इमोशंस के जाल में फंस कर गिर जाते हैं। यही असली कहानी है जीनियस फॉल्स की।
गिरना हमेशा अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे शुरू होता है। इमेजिन करो, कोई इंसान जो हर जगह सबसे तेज है, हर डिबेट जीतता है, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है, वो अपनी इमोशंस को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शंस है, बस दिमाग ही अल्टीमेट पावर है। शुरुआत में ये अप्रोच काम करता है, लोग उसे एडमायर करते हैं, वो फास्ट प्रोग्रेस करता है, लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगते हैं। गुस्सा, ये पहला क्रैक है। जीनियस आदमी अक्सर इम्पेशेंट होता है। जब चीजें उसकी स्पीड पर नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। बिना इमोशनल रेगुलेशन के वो गुस्सा बाहर निकाल देता है। टीम मेंबर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, स्लोली उसका अकेलापन शुरू हो जाता है। दूसरा क्रैक है ईगो। जीनियस लोग अक्सर खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगते हैं। ये बिलीफ उन्हें टेम्पोरेरी कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन असल में ये उन्हें ब्लाइंड बना देता है। ईगो उन्हें एम्पैथी से दूर कर देता है। वो दूसरों की पर्सपेक्टिव सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे दूर जाने लगते हैं, उनकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। जीनियस आदमी नॉलेज से भरा रहता है, लेकिन किसी के दिल तक नहीं पहुंच पाता। तीसरा क्रैक है वल्नरेबिलिटी का डिनायल। जीनियस लोग अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर वो एंग्शियस है तो वो इसे वीकनेस मानकर छुपा देते हैं। अगर वो सैड है तो खुद को बिजी करके इग्नोर करते हैं। अगर उन्हें डर लगता है तो वो सार्केज्म या ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे छुपा देते हैं। लेकिन इमोशंस को दबाने से वो गायब नहीं होते, वो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाते हैं। एक दिन अचानक ये सप्रेस्ड इमोशंस एक्सप्लोजन की तरह फूट पड़ते हैं। ब्रेकडाउन, बर्नआउट या फिर अकेलेपन की एक्सट्रीम फीलिंग। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने बुक्स लिखी, डिस्कवरीज की, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो कोलैप्स हो गए। उनकी मैरिजेस फेल हो गई, एडिक्शंस में फंस गए या डिप्रेशन में डूब गए। प्रॉब्लम उनकी नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी इमोशनल ब्लाइंडनेस थी। जीनियस फॉल्स का मतलब ये नहीं कि दिमाग बेकार है, इसका मतलब ये है कि दिमाग अकेला काफी नहीं है। बिना इमोशनल बैलेंस के नॉलेज इंसान को और फ्रैजाइल बना देता है। जीनियस आदमी अपनी ही एक्सपेक्टेशंस के बोझ में दब जाता है। वो हर सिचुएशन को लॉजिक से सॉल्व करना चाहता है, लेकिन इमोशंस लॉजिक को फॉलो नहीं करते। जब उसे समझ नहीं आता कि क्यों उसकी रिलेशनशिप्स टूट रही है, क्यों लोग उसे कोल्ड कहते हैं, क्यों वो खुद को एम्प्टी फील करता है, तब उसका पूरा जीनियस होने का इल्यूजन टूट जाता है। सोचो, एक ऐसे आदमी की कहानी जो हर एग्जाम में टॉपर था, जिसने सबसे प्रेस्टिजियस जॉब पाई, लेकिन घर आकर अकेला बैठा रहता है। उसके दोस्त कम होते जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाता। बाहर से सबको लगता है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर से वो स्लोली कोलैप्स कर रहा है। यही जीनियस फॉल है, बाहर से चमकता हुआ, अंदर से बिखरता हुआ। इमोशनल इंटेलिजेंस यहां सेवियर बन सकती थी, अगर उसे अवेयरनेस होती कि उसकी इंपेशेंस दूसरों को हर्ट कर रही है। अगर उसे रेगुलेशन आता कि एंगर को कैसे चैनल करना है। अगर उसके पास एम्पैथी होती कि दूसरों की फीलिंग्स को कैसे वैल्यू करना है, तो शायद उसका फॉल रुक जाता। लेकिन जीनियस आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, उसे लगता है कि उसे सब पता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ब्लाइंड कर देता है। जीनियस फॉल्स की सबसे पेनफुल बात यह है कि यह स्लो पॉइजन की तरह होती है। धीरे धीरे रिलेशनशिप्स कमजोर होते जाते हैं, धीरे धीरे ट्रस्ट खोता जाता है, धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन होती जाती है, और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि नॉलेज तो है, लेकिन कोई साथ नहीं, स्किल्स तो है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं, दिमाग तो तेज है, लेकिन दिल खाली है। लाइफ में स्ट्रांग बने रहने के लिए सिर्फ शार्प माइंड नहीं, बल्कि बैलेंस्ड हार्ट भी चाहिए। इमोशंस को इग्नोर करना मतलब खुद को कमजोर करना। जीनियस लोग फॉल करते हैं क्योंकि वो अपनी इस वीकनेस को मानते ही नहीं, और जब तक तुम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उसे स्ट्रेंथ में बदल नहीं सकते। तो सवाल यह है कि क्या तुम भी अपनी जिंदगी में यही गलती दोहराओगे?
क्या तुम भी खुद को सिर्फ दिमाग से डिफाइन करोगे और दिल की आवाज को इग्नोर करोगे? या फिर तुम अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप करके खुद को गिरने से बचाओगे? जीनियस होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जीनियस होकर फॉल करना सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, वरना तुम्हारा जीनियस भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। चैप्टर 6, डार्क आर्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस को अक्सर लोग एक पॉजिटिव शक्ति मानते हैं, जैसे एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस और हेल्थी रिलेशनशिप्स का सोर्स। लेकिन हर ताकत की तरह इसका भी एक डार्क साइड है। जब इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में होता है, तो ये इंसान को लीडर, हीलर और गाइड बना देती है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है, तब ये एक हथियार बन जाती है। और यही हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे डेंजरस एंगल, द डार्क आर्ट। डार्क आर्ट शुरू होती है अवेयरनेस से। इमेजिन करो कि कोई इंसान इतना इमोशनली अवेयर है कि उसे दूसरों की सबसे सटल रिएक्शंस भी समझ आती है। वो तुम्हारी आवाज की हल्की सी ट्रेम्बल से तुम्हारा डर पकड़ लेता है, तुम्हारी आंखों की हल्की सी मॉइस्टनेस से तुम्हारा दर्द पकड़ लेता है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी पढ़ लेता है। अगर वो इस अवेयरनेस को सपोर्ट और एम्पैथी के लिए यूज करे, तो वो तुम्हें हील कर सकता है। लेकिन अगर वो इसे कंट्रोल के लिए यूज करे, तो वो तुम्हें धीरे धीरे मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क आर्ट की सबसे बड़ी स्किल है इमोशनल मिररिंग। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे ही इमोशंस को मिरर करता है, ताकि तुम उसे ट्रस्ट करो। अगर तुम दुखी हो, तो वो दुखी दिखेगा। अगर तुम खुश हो, तो वो खुश दिखेगा। तुम सोचोगे कि ये इंसान मुझे समझता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी दुनिया में घुस रहा है, ताकि तुम्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सके। दूसरी टेक्निक है कंट्रोल्ड साइलेंस। डार्क आर्ट यूज करने वाला इंसान जानता है कि हर बात वर्ड्स में नहीं कही जाती। साइलेंस कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है। इमेजिन करो कि तुम किसी से लड़ रहे हो और वो काल्मली चुप है। तुम्हारा गुस्सा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो। इसी तरह मैनिपुलेटर जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, ताकि तुम्हारे इमोशंस उसके कंट्रोल में रहे। तीसरा तरीका है इमोशनल ट्रिगर्स को वेपन बनाना। हर इंसान की कुछ वीकनेसेस होती है, कुछ ऐसी बातें जो उसे इंस्टेंटली हर्ट कर देती है। डार्क आर्ट वाला इंसान पहले एम्पैथी दिखाकर तुम्हारी वीकनेसेस जान लेता है, फिर धीरे धीरे उन बटन्स को दबाकर तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उसे पता है कि तुम रिजेक्शन से डरते हो, तो वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट करके तुम्हें अपने अप्रूवल का एडिक्ट बना देगा। डार्क आर्ट का सबसे डेंजरस हिस्सा है गैस लाइटिंग। इसमें मैनिपुलेटर तुम्हें ही तुम्हारी रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। तुम कहोगे कि तुमने मुझे हर्ट किया, और वो कहेगा, नहीं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम कहोगे कि तुमने मुझे इग्नोर किया, और वो कहेगा, नहीं, तुम इमेजिन कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारा परसेप्शन ही गलत है, और जब ये होता है, तब तुम्हारा पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, किस टोन में करनी है और कब करनी है। वो एम्पैथी का मास्क पहनते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद सिर्फ पावर और कंट्रोल होता है। यही कारण है कि डार्क आर्ट खतरनाक है। ये दिखाई नहीं देती। बाहर से इंसान सॉफ्ट, चार्मिंग और अंडरस्टैंडिंग लगेगा, लेकिन अंदर से वो तुम्हें अपने जाल में फंसा चुका होगा। डार्क आर्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि वर्क प्लेसेस और पॉलिटिक्स में भी दिखती है। एक बॉस जो अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने के बजाय उनके डर और इनसिक्योरिटी पर खेलता है। एक पॉलिटिशियन जो मैसेस की इमोशंस को मैनिपुलेट करके पावर में आता है। एक दोस्त जो तुम्हें गिल्ट में डालकर हमेशा अपने हिसाब से डिसीजन करवाता है। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के डार्क यूज के एग्जाम्पल्स हैं। डार्क आर्ट की असली ताकत इस बात में है कि ये तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे दिल को कंट्रोल करती है। जब तुम्हारा दिल
किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो तुम लॉजिक भूल जाते हो। तुम अपने ही इंटरेस्ट्स को छोड़कर उस इंसान के लिए सैक्रिफाइसेस करने लगते हो, भले ही वो तुम्हारे लिए अच्छा न हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस खतरनाक है? नहीं, खतरनाक इंसान नहीं होते, खतरनाक उनका इंटेंशन होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार है। तुम इसे हील करने के लिए यूज कर सकते हो या कंट्रोल करने के लिए, और यही बैलेंस समझना जरूरी है। डार्क आर्ट से बचने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कोई इंसान बार बार तुम्हारी वीकनेसेस को टारगेट कर रहा है, जब तुम नोटिस करते हो कि कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर कंट्रोल कर रहा है, जब तुम समझ जाते हो कि कोई तुम्हें कंफ्यूज करके अपनी बात मनवा रहा है, तो तुम धीरे धीरे उसके जाल से निकल सकते हो। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। एम्पैथी अच्छी चीज है, लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल तभी है जब तुम खुद को भी उतना ही प्रोटेक्ट करो जितना दूसरों को समझते हो। तीसरा स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन। जब तुम अपने फीलिंग्स पर ट्रस्ट करते हो तो कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। गैसलाइटिंग तभी काम करती है जब इंसान अपने परसेप्शन पर डाउट करता है। अगर तुम्हें अपने इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा है तो कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। डार्क आर्ट हमें एक पेनफुल सच दिखाती है, हर ताकत के दो पहलू होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादों के साथ किया जाए तो ये किसी को भी तोड़ सकती है। और यही रीजन है कि हमें न सिर्फ ईआई को मास्टर करना चाहिए, बल्कि इसके डार्क यूज को भी पहचानना चाहिए। अगर तुम सच में इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ दूसरों को समझना ही नहीं, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखना होगा। वरना तुम्हारा दिल किसी और के खेल का हिस्सा बन जाएगा। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन साथ ही मास्टर द अवेयरनेस ऑफ इट्स डार्क आर्ट। यही बैलेंस तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। चैप्टर 7, लव एंड लाइज। प्यार और झूठ, ये दो ऐसे इमोशंस हैं जो इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा हिला देते हैं। लव एक तरफ तुम्हें सबसे ऊंचा उठा सकता है, तो लाइज तुम्हें सबसे गहरा गिरा सकता है। और अक्सर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली टेस्ट यहीं पर होता है, क्योंकि प्यार में इंसान सबसे वल्नरेबल होता है और झूठ वहीं सबसे आसानी से पनपता है। यही चैप्टर है लव एंड लाइज। जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता जितना उसका दिल। लॉजिक पीछे हट जाता है, इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। उस वक्त जो भी सामने वाला दिखा रहा है वही सच लगता है। अगर कोई तुम्हें बार बार कहे कि वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारा दिल उस पर विश्वास करने लगता है, भले ही उसके एक्शंस उसके वर्ड्स से मैच न करे। यही जगह है जहां लाइज शुरू होती है। लाइज हमेशा बड़े नहीं होते, कई बार वो सटल होते हैं। जैसे, मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये छोटे छोटे लाइज तुम्हें कंफर्ट देते हैं, तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यही छोटे लाइज मिलकर एक बड़ा वेब बना देते हैं जिसमें इंसान फंस जाता है। लव में इंसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने इमोशंस को खुद के खिलाफ यूज करने लगता है। जब सामने वाला झूठ बोलता है तो तुम्हारा दिल कहता है शायद उसने गलती से कहा होगा। जब वो तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम सोचते हो शायद वो सच में बिजी होगा। ये एक्सक्यूजेस तुम्हें थोड़े समय के लिए शांति देते हैं, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि कुछ गलत है। यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें अंदर से तोड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यहीं पर तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। अवेयरनेस तुम्हें यह दिखाती है कि वर्ड्स और एक्शंस में फर्क है। रेगुलेशन तुम्हें रोकता है कि तुम बार बार अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। एम्पैथी तुम्हें यह समझने देती है कि सामने वाला क्यों झूठ बोल रहा है, शायद डर से, शायद कंट्रोल के लिए, शायद
सेल्फिशनेस से। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें ये डिसाइड करने देती है कि अब तुम्हें कब रुकना है। लव एंड लाइस का सबसे पेनफुल हिस्सा ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लाइस ट्रस्ट को धीरे धीरे काटते हैं। शुरुआत में शायद तुम्हें पता ना चले, लेकिन हर झूठ एक इनविजिबल क्रैक बनाता है। और एक दिन वो क्रैक्स इतना बढ़ जाते हैं कि पूरा रिश्ता कोलैप्स कर जाता है। लेकिन हर लाई इविल इंटेंशन से नहीं बोला जाता। कभी कभी लोग झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरे का दिल ना दुखे। कभी कभी वो खुद अपनी इनसिक्योरिटीज से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें ये डिफरेंशिएट करना सिखाती है कौन सा झूठ तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है और कौन सा झूठ सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये जजमेंट ही तुम्हारी क्लैरिटी बनती है। लव एंड लाइज की कहानी सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। ये फ्रेंडशिप्स, फैमिली और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी होता है। कोई दोस्त बार बार कहे कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत हो तब गायब हो जाए। ये भी लव एंड लाइज है। कोई फैमिली मेंबर तुम्हें बार बार सपोर्ट का वादा करे, लेकिन हर बार तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये भी वही कहानी है। लाइज कई फेसेस में आते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा दिल पर होता है। डार्क साइकी का असली खेल यही है। लाइज कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। वो हमेशा लव के साथ आते हैं, क्योंकि प्यार ही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है, और विश्वास ही वो जगह है जहां झूठ सबसे बड़ा नुकसान करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली इस्तेमाल यही होता है, अपनी आंखों को खोलकर प्यार और झूठ के बीच फर्क कर पाना। इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ते पर शक करो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब तुम पैटर्न्स देखो तो उन्हें इग्नोर मत करो। अगर कोई बार बार ट्रस्ट तोड़ता है, बार बार तुम्हें गिल्ट में डालता है, बार बार तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाता है, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल और लाइज है। लव एंड लाइज हमें एक पेनफुल लेसन देते हैं। दिल से देखो, लेकिन दिमाग को बंद मत करो। ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली मत करो। एम्पैथी दिखाओ, लेकिन अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस मत करो। और सबसे ज्यादा, अगर तुम खुद किसी रिश्ते में हो तो ऑनेस्टी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्यार का असली स्ट्रेंथ लाइज को अवॉइड करने में है, न कि उन्हें जस्टिफाई करने में। आखिर में यह समझना जरूरी है कि झूठ कभी भी रिलेशनशिप को बचाता नहीं है। झूठ सिर्फ डिले करता है उस दर्द को जो इवेंचुअली सरफेस पर आने ही वाला है। सच तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन सच हमेशा लिबरेट करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें यह करेज देता है कि तुम सच को फेस करो और झूठ से खुद को आजाद करो। लव एंड लाइज इंसान की जिंदगी का सबसे कॉमन लेकिन सबसे पावरफुल चैप्टर है। ये तुम्हें या तो तोड़ देगा या तुम्हें और मजबूत बना देगा। और फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, तुम्हारी अवेयरनेस। मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस ताकि तुम प्यार को पहचान सको और झूठ से बच सको। यही बैलेंस तुम्हें मजबूत बनाएगा। चैप्टर 8 पावर प्ले। हर इंसान की जिंदगी में एक गेम चलता है, पावर का। कभी सटल, कभी खुला, लेकिन हमेशा मौजूद। पावर प्ले वो अदृश्य खेल है जो हर रिलेशनशिप, हर वर्क प्लेस, हर फ्रेंडशिप और हर सोसाइटी के अंदर चलता रहता है। और इस गेम में जीतने या हारने का फैसला सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि तुम इमोशंस को कितनी गहराई से समझते हो और उन्हें कैसे कंट्रोल करते हो। पावर प्ले की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे जेस्चर से होती है। इमेजिन करो कि तुम किसी से बात कर रहे हो और वो तुम्हें लगातार इंटरप्ट करता है। ये सिर्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये एक सटल पावर मूव है। वो दिखाना चाहता है कि उसकी आवाज तुम्हारी से ऊपर है। इसी तरह, अगर कोई लगातार तुम्हें इंतजार करवाता है, बार बार देर से आता है, तो ये भी पावर प्ले है। इसका हिडन मैसेज है, मेरा टाइम तुम्हारे से ज्यादा वैल्यूबल है। वर्क प्लेस में पावर प्ले और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बॉस किसी एम्प्लॉय को प्रेज करता है और दूसरे को इग्नोर करता है।
एक कॉलीग बार बार तुम्हारी आइडियाज को अपने नाम से प्रेजेंट करता है। मीटिंग्स में कुछ लोग तुम्हारी बातों को काटते हैं ताकि तुम्हें कमजोर दिखाया जा सके। ये सब इमोशनल गेम्स है। जो इंसान इमोशनली अवेयर है वो इन्हें जल्दी पकड़ लेता है। जो नहीं है वो कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे अपनी कॉन्फिडेंस खो देता है। पावर प्ले सिर्फ दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है। कई बार ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी होता है। वीक दिखना भी एक तरह का पावर मूव है। कोई इंसान बार बार हेल्पलेस एक्ट करता है ताकि लोग उसकी मदद करें। कोई गिल्ट क्रिएट करता है ताकि दूसरा उसकी बात मान ले। ये भी पावर का खेल है, बस इसका तरीका अलग है। रिलेशनशिप्स में भी पावर प्ले कॉमन है। कोई पार्टनर बार बार इग्नोर करता है ताकि दूसरा उसके पीछे भागे। कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ताकि दूसरा गिल्ट में कॉम्प्रोमाइज करे। कोई अपने लव को कंडीशनल बना देता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये सब कंट्रोल के मेथड्स हैं और अक्सर इंसान इन ट्रैप्स में फंस जाता है क्योंकि उसका दिल उसे क्लैरिटी से देखना अलाउ नहीं करता। पावर प्ले का सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि ये ऑफ्टन इनविजिबल होता है। लोग ओपनली लड़ाई या डोमिनेशन दिखाए तो समझ आ जाता है, लेकिन जब ये सटल जेस्चर्स, स्मॉल एक्शंस और इमोशनल ट्रैप्स में आता है तब इसे पकड़ना मुश्किल होता है। और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें एज देता है। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें यह सिखाती है कि कौन से मूव्स तुम्हें ट्रिगर करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन तुम्हें रोकती है कि तुम हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट मत करो। एम्पैथी तुम्हें यह समझाती है कि सामने वाला क्यों ये टैक्टिक्स यूज कर रहा है। उसकी इनसिक्योरिटी है, उसका डर है या उसका ईगो। सोशल स्किल्स तुम्हें स्मार्ट रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी देती है ताकि तुम बिना अननेसेसरी फाइट के अपनी ग्राउंड होल्ड कर सको। पावर प्ले हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कभी कभी ये लीडरशिप के लिए जरूरी भी होता है। जब एक लीडर किसी केओटिक सिचुएशन में काल्म रहता है तो वो भी एक पावर मूव है। जब कोई इंसान भीड़ में कॉन्फिडेंट और कंपोज दिखता है तो ये भी सटल पावर है। यहां फर्क इंटेंशन का है। क्या तुम पावर दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए यूज कर रहे हो या उन्हें दबाने के लिए? हिस्ट्री में हर बड़े लीडर ने पावर प्ले किया है। गांधी ने साइलेंस और सिंप्लिसिटी को पावर टूल बनाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने स्पीचेस और एम्पैथी से मैसेस को मोबिलाइज किया। वहीं कुछ डिक्टेटर्स ने फियर और मैनिपुलेशन से पावर प्ले किया। दोनों ही इमोशनली इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके इंटेंशंस ने डिसाइड किया कि उनकी ताकत कंस्ट्रक्टिव थी या डिस्ट्रक्टिव। हर इंसान किसी न किसी तरह पावर प्ले का हिस्सा बनता है, कभी विक्टिम, कभी प्लेयर। अगर तुम अनअवेयर हो तो लोग तुम्हें खेलते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अवेयर हो तो तुम गेम को समझ जाओगे और अपनी जगह मजबूत कर लोगे। अवेयरनेस तुम्हें यह क्लैरिटी देती है कि कब फाइट करना है, कब इग्नोर करना है और कब अपनी साइलेंस को वेपन बनाना है। पावर प्ले का असली सीक्रेट बैलेंस है। अगर तुम हमेशा दूसरों के मूव्स को टॉलरेट करोगे तो लोग तुम्हें वीक समझेंगे। अगर तुम हर वक्त काउंटर अटैक करोगे तो लोग तुम्हें एरोगेंट समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का काम है तुम्हें वो मिडिल पाथ दिखाना जहां तुम अपने रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, लेकिन अननेसेसरी फाइट्स में एनर्जी वेस्ट न करो। पावर प्ले का सबसे सटल और पावरफुल टूल है प्रेजेंस। जब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, तुम्हें ज्यादा बोलने, आर्ग्यू करने या प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। ये प्रेजेंस बिल्ड होती है सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी से। तो याद रखो, पावर प्ले हमेशा चलेगा। इसे रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम पॉन बनोगे या प्लेयर। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मैनिपुलेट होना है या मास्टर बनना है। और ये डिसीजन तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। जो इंसान इमोशंस को समझता है वो पावर प्ले को डिकोड कर लेता है, और जो डिकोड कर लेता है वो इस गेम में कभी हारता नहीं है। चैप्टर 9, बिल्ड कंट्रोल। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर खेला जाता है। असली लड़ाई
दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। इमोशंस हर इंसान के अंदर एक तूफान की तरह उठते हैं। गुस्सा, डर, उदासी, उत्साह, ईर्ष्या। अगर इन्हें कंट्रोल करना सीख गए तो ये ताकत बन जाते हैं। अगर कंट्रोल खो दिया तो यही तुम्हें कमजोर बना देते हैं। बिल्ड कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल करना, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल न करे, बल्कि तुम उन्हें डायरेक्शन दो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि गुस्से में तुमने कुछ बोल दिया और बाद में रिग्रेट किया, या किसी डर की वजह से तुमने एक अच्छा मौका छोड़ दिया, या फिर सैडनेस में तुमने अपनी ही एनर्जी ड्रेन कर दी। इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है उन्हें पहचानना, समझना और सही वक्त पर सही दिशा में यूज करना। इमोशनल कंट्रोल शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से। जब तुम रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि तुम्हारे अंदर अभी कौन सा इमोशन एक्टिव है, तभी तुम उसे मैनेज कर सकते हो। गुस्सा आते ही अगर तुम पॉज ले लो और सोचो कि ये गुस्सा क्यों आया, तो तुम्हारे पास रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क करने की ताकत आ जाती है। यही पॉज तुम्हें वीक से स्ट्रांग बना देता है। बिल्ड कंट्रोल का दूसरा स्टेप है रेगुलेशन। इमोशंस को रेगुलेट करने के कई तरीके हैं। डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, अपने थॉट्स को लिखना, या किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना। ये मेथड्स तुम्हारे अंदर के स्टॉर्म को काल्म करने में मदद करते हैं। जब स्टॉर्म शांत हो जाता है, तब तुम साफ सोच पाते हो। रेगुलेशन का मतलब सप्रेशन नहीं है। सप्रेशन इमोशंस को अंदर दबा देता है और वो बाद में और जोर से फूटते हैं। रेगुलेशन का मतलब है उन्हें एक्नॉलेज करके चैनल करना। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन। कंट्रोल बिना डिसिप्लिन पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स बनाना जो तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखे। अर्ली स्लीप, कंसिस्टेंट रूटीन, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब एक्सटर्नल टूल्स लगते हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारे इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जब बॉडी और माइंड दोनों अलाइंड रहते हैं, तो इमोशंस नेचुरली स्टेबल रहते हैं। बिल्ड कंट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रिगर्स को पहचानना है। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कोई इंसल्ट, कोई रिजेक्शन, कोई लॉस, कोई स्पेसिफिक मेमोरी। अवेयरनेस से तुम अपने ट्रिगर्स पहचान सकते हो, और जब तुम ट्रिगर्स पहचान लेते हो तो तुम खुद को प्रिपेयर कर पाते हो। ट्रिगर आते ही रिएक्ट करने के बजाय तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो। यही असली मास्टरी है। रिलेशनशिप्स में कंट्रोल का मतलब है कि तुम दूसरों की बिहेवियर को अपनी इमोशनल स्टेट पर हावी न होने दो। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम काम रहते हो, तो पावर तुम्हारे पास है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट कर जाते हो, तो पावर उसके पास चली जाती है। कंट्रोल हमेशा पावर शिफ्ट करता है। जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, वो इनडायरेक्टली सिचुएशंस कंट्रोल करने लगता है। लेकिन कंट्रोल का एक डार्क साइड भी है। कई लोग कंट्रोल के नाम पर अपनी इमोशंस को इतना सप्रेस कर देते हैं कि वो इमोशनली नंब हो जाते हैं। वो रो नहीं पाते, हंस नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। ये भी वीकनेस है। कंट्रोल का मतलब नम होना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है फुली फील करना, लेकिन कॉन्शियसली चूज करना कि तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करना है। बिल्ड कंट्रोल तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस से नहीं बचाता, बल्कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देता है। जब बाकी लोग पैनिक में होते हैं, तुम काल्म रहकर सही डिसीजंस लेते हो। जब बाकी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, तुम काल्मली सिचुएशन रिजॉल्व करते हो। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, तुम अपने इमोशंस को मोटिवेशन में बदलकर आगे बढ़ते हो। यही फर्क विनर्स और लूजर्स में होता है। कंट्रोल डेवलप करना आसान नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। डेली लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। जब ट्रैफिक में गुस्सा आए, तो खुद को पॉज करने की आदत डालो। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, तो रिएक्ट करने से पहले डीप ब्रेथ लो। जब एंग्शियस फील हो, तो खुद से पूछो, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? इन छोटे छोटे स्टेप्स से धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल मसल स्ट्रांग होता है।
बिल्ड कंट्रोल का सबसे पावरफुल टूल है रिफ्लेक्शन। हर दिन थोड़ी देर निकालकर सोचो, आज किस सिचुएशन में मैंने कंट्रोल खोया, क्यों खोया, अगली बार कैसे बेहतर हैंडल करूंगा। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन तुम्हें हर दिन बेटर बनाता है। असली कंट्रोल तब आता है जब तुम इमोशंस के स्लेव नहीं, बल्कि मास्टर बन जाते हो। तुम डिसाइड करते हो कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब लड़ना है, कब छोड़ना है। यही वो ताकत है जो तुम्हें एवरेज इंसानों से अलग करती है। लाइफ हमेशा तुम्हें प्रोवोक करेगी, लोग तुम्हें ट्रिगर करेंगे, सिचुएशंस तुम्हें टेस्ट करेंगी, फेलियर्स तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुमने कंट्रोल बिल्ड कर लिया, तो तुम हर बार गिरकर भी उठोगे। तुम दूसरों के गेम का हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि अपना खुद का गेम खेलोगे। तो याद रखो, इमोशंस को कंट्रोल करना कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल की जरूरत है। जो इसे मास्टर कर लेता है, वो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो जाता है। बिल्ड कंट्रोल, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 10, स्टे वीक। जिंदगी हर इंसान को दो रास्ते देती है। या तो अपने आप को कंट्रोल करके मजबूत बनो, या फिर इमोशंस और हालात के गुलाम बनकर वीक रहो। वीकनेस कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे अंदर घर कर लेती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी वीकनेस को पहचानते ही नहीं, बल्कि उसे नॉर्मल समझकर जीते रहते हैं। यही रीजन है कि इतने लोग पोटेंशियल होने के बावजूद ऑर्डिनरी लाइफ जीते रह जाते हैं। स्टे वीक का मतलब सिर्फ फिजिकल कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी है इमोशनल वीकनेस। जब तुम हर छोटी बात पर टूट जाते हो, जब तुम हर बार दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हो, जब तुम अपने ही फीलिंग से डरते हो और उनसे भागते हो, तब तुम वीक हो। वीकनेस का मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में ना होना। वीक इंसान के लाइफ में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। पहला, ओवर रिएक्शन। छोटी सी चीज होती है और वो इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर जाता है। गुस्सा, रोना, पैनिक, सब अनकंट्रोल्ड। प्रॉब्लम खुद इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी उसकी रिएक्शन उसे बना देती है। यही वीकनेस का पहला सिम्टम है। दूसरा पैटर्न है डिपेंडेंसी। वीक इंसान हर वक्त किसी और पर डिपेंड रहता है, वैलिडेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, डिसीजंस के लिए। उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। अगर कोई उसे क्रिटिसाइज कर दे तो वो टूट जाता है, अगर कोई उसे प्रेज कर दे तो वो उड़ने लगता है। उसका पूरा अस्तित्व दूसरों की राय पर टिका होता है। तीसरा पैटर्न है एक्सक्यूजेस। वीक लोग हर बार अपनी हालत के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। मेरा मूड खराब था, इसलिए फेल हो गया। लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरे पास चांस नहीं मिला। एक्सक्यूजेस उन्हें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन असल में यही उन्हें कमजोर बनाए रखते हैं। क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत के लिए जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक तुम बदलोगे नहीं। चौथा पैटर्न है अवॉइडेंस। वीक इंसान अनकंफर्टेबल इमोशन से भागता है। अगर वो सैड है तो खुद को बिजी कर लेगा, अगर एंग्शियस है तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, अगर हर्ट है तो दिखावा करेगा कि सब नॉर्मल है। लेकिन इमोशंस को इग्नोर करने से वो गायब नहीं होते, वो अंदर दबते जाते हैं और धीरे धीरे इंसान को हॉलो बना देते हैं। वीकनेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। अगर तुम बार बार ब्रेक डाउन करते हो, बार बार दूसरों पर डिपेंड करते हो, बार बार एक्सक्यूजेस देते हो, तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। और बिना रिस्पेक्ट के इंसान की आवाज, उसकी प्रेजेंस और उसकी आइडेंटिटी सब इरेलीवेंट हो जाती है। स्टे वीक का मतलब यह भी है कि तुम अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। तुम स्ट्रांग बन सकते हो, तुम सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, तुम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तो तुम हर बार गिरते रहोगे। और धीरे धीरे तुम्हें खुद ही लगने लगेगा कि तुमसे कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। यही सेल्फ बिलीफ वीकनेस का सबसे जहरीला हिस्सा है। लेकिन एक पेनफुल ट्रूथ ये भी है कि वीक रहना इजी है, स्ट्रांग बनना मुश्किल है, क्योंकि उसमें एफर्ट चाहिए,
पेन फेस करना पड़ता है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। वीकनेस आसान है क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट जोन देती है। स्ट्रांगनेस मुश्किल है क्योंकि वो तुम्हें चैलेंज करती है। लेकिन याद रखो, कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती। अगर तुम वीक रहते हो तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। लोग तुम्हें अपने गेम्स का हिस्सा बनाएंगे। तुम हर बार दूसरों की मैनिपुलेशन का शिकार बनोगे। तुम हर बार गिल्ट और फियर से डिसीजंस लोगे, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। वीक रहना मतलब अपने ही हैंड से अपनी ताकत छोड़ देना। लेकिन अच्छी बात यह है कि वीकनेस परमानेंट नहीं है। वीकनेस एक स्टेट है, चॉइस नहीं। अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। अवेयरनेस से शुरू करो, अपनी पैटर्न्स पहचानो, रेगुलेशन प्रैक्टिस करो, हर बार रिएक्ट करने से पहले पॉज करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, हैबिट्स बनाओ जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग करे, और सबसे ज्यादा खुद को बार बार चैलेंज करो। स्ट्रांगनेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। स्ट्रांगनेस का मतलब है गिरकर भी उठना। रोना, डरना, हर्ट होना, ये सब नॉर्मल है। वीकनेस तब है जब तुम इनसे भागते हो। स्ट्रेंथ तब है जब तुम इन्हें फेस करते हो और इन्हें ग्रोथ में बदलते हो। तो सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी वीक रहकर बिताओगे, दूसरों के कंट्रोल में, अपने ही इमोशंस के गुलाम बनकर, या तुम डिसाइड करोगे कि अब तुम्हें खुद पर मास्टरी चाहिए? चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है। या तो मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर स्टे वीक। अगर तुम्हें ये पूरी सीरीज वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि आने वाले हर नए चैप्टर की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और क्यों। और मुझे ये भी लिखकर बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, डार्क साइड ऑफ एम्पैथी या इमोशनल ट्रैप्स। तुम्हारा फीडबैक ही इस जर्नी को आगे बढ़ाता है।